नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं और कुछ हमें युद्ध से संबंधित नए नए टर्म सुनने को मिलते हैं। हालांकि हम उनका अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन हम सुनते रहते हैं। एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, डेटरेंस, कंपेलेंस, एस्केलेशन लैडर, ऐसे अनेक शब्द हमारे सामने अब रोज आते हैं। तो क्यों ना एक बार इन्हें अच्छे से समझा जाए, क्योंकि वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो जो अब कैस्पियन तक फैल गया और ईरान के साथ जुड़ गया है, या ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो, ये शब्द बार 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 हमारे सामने आते हैं। अब इन शब्दों का मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत गहरा अर्थ होता है और हर शब्द कुछ बहुत अलग चीज डिनोट करता है। इन्हीं शब्दों का पूरा कंपाइलेशन स्ट्रेटेजिकली हम डेसिफर आज करेंगे एस्केलेशन डेसिफर्ड में, कि भाई ये एस्केलेशन जो बार बार हम सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज डिसाइडेड टू एस्केलेट इट, देन ही हैज डिसाइडेड टू होल्ड इट, देन ही इज गोइंग डाउन ऑन द एस्केलेशन लैडर, फिर वो डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, फिर ईरान के पास एस्केलेशन डोमिनेशन आ गया। ये है क्या? क्योंकि इन शब्दों को समझे बगैर हम केवल सुपरफिशियली तैर रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स में। हमें तो जाना है एकदम नीचे तक और बढ़िया बढ़िया मोती चुन चुन के लाने हैं। यस और नो? तो बस वही मोती चुनने का काम आज हम कर रहे हैं एस्केलेशन डेसिफर्ड के सेशन में। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट सैकड़ों हमारे लर्नर्स, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबाइए तो आपको 5 लेवल्स ऑफ मेंबरशिप दिखेंगी। लगातार नए नए नॉलेज वीडियोस इसमें कॉन्स्टेंटली पॉपुलेट होते हैं। तो ये एक पूरी ज्ञान की गंगा अलग ही बह रही है। आइए और इसका आनंद लीजिए। कुछ महीने इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेवल 3 और लेवल 4 हमारे सबसे पॉपुलर लेवल्स हैं। ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। ग्लोबल अफेयर्स का आपने पूरी की पूरी वेबसाइट डिमांड की थी, वो हमने बना दी है। उसकी लिंक कमेंट में सबसे ऊपर दी है। तो आज का 71 सेशन है। सारे 71 सेशंस आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और किसी भी भाषा में कर सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन भी वहीं उपलब्ध है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसके ऊपर अपनी फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं, उसी से हमारा सेशन अच्छा पॉपुलर हो पाता है। एस्केलेशन एक बहुत ही बड़ा विचार है और कभी भी छोटा मोटा झगड़ा भी हो, भारत पाकिस्तान के बीच हो या कोई बड़ा युद्ध हो जैसे ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो जो भी पॉडकास्ट बनाने वाले हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस हैं उस खेल में, या बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं, वो इन शब्दों का इस्तेमाल इमीडिएटली करने लगते हैं। दरअसल किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को बनाने में और समझने में इन्हीं शब्दों का रोल होता है। तो यही हमारा आज का सेशन भी है। एस्केलेशन एक बहुत ही वृहद विचार होता है और एस्केलेशन से जुड़ी टर्मिनोलॉजी जो होती है, अगर हम उसको समझ लें तो हमें यह समझ में आ जाता है कि कोई भी युद्ध जो इस वक्त शुरू हुआ है वो इनिशियली डिसएग्रीमेंट है कि भाई ईरान ने किस तरह अपना न्यूक्लियर वेपन सरेंडर नहीं किया, मतलब न्यूक्लियर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सरेंडर नहीं की, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का मानना था। तो वो था डिसएग्रीमेंट। लेकिन डिसएग्रीमेंट बदल के प्रेशर, थ्रेट, लिमिटेड एक्शन, वाइडर कन्फ्रंटेशन और वॉर में तब्दील हुआ। एस्केलेशन ऐसे दिखाई देता है, लेकिन मजे की बात है कि इसमें एक एक शब्द का अर्थ बहुत बारीक होता है और अलग होता है, खास तौर पे मिलिट्री प्लानर्स के लिए। अगर वोकैबुलरी पे कमांड अच्छा होगा तो चीजों को समझना शायद बेहतर होगा। तो देखिए, ये हैं प्रमुख शब्द जो एस्केलेशन में यूज होते हैं, और ये यूक्रेन और रूस के युद्ध में और ईरान युद्ध में ये सारे शब्द पिछले 3, 4, 5, 6 महीने में बार बार सामने आए हैं। यूक्रेन के मामले में तो 4.5 साल हो गए। क्या है प्रमुख शब्द? एस्केलेशन, डेटरेंस, थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग, लिमिटेड वॉर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिंकमैनशिप, ये बहुत आता है। डोनाल्ड ट्रंप तो इसमें उस्ताद हैं।
एस्केलेशन डोमिनेंस, एस्केलेशन कंट्रोल, डी एस्केलेशन। समझ गए? तो प्यारे दोस्तों, सीखना चाहेंगे ना आप ये सब? याद रखिएगा, ये सब आपके लिए वेबसाइट पर भी अलग से पढ़ने के लिए उपलब्ध है, और वहां आप हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु कोई भी भाषा बदल के जो इंग्लिश में दिया उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और नीचे एक पूरी ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स भी है, मतलब लर्निंग का ऐसा रिसोर्स जो आपको और कहीं मिलेगा नहीं, तो यूज करें। एस्केलेशन का मतलब है अभी जो संघर्ष चल रहा है उसके लेवल को बढ़ाओ, ये एस्केलेशन का बिल्कुल सीधा मतलब है। कैसा संघर्ष भैया? पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइबर, साइकोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। अब ये जानबूझ के होता है, डेलिबरेट, लेकिन कई बार ये एक्सीडेंटल होता है, क्योंकि हमेशा याद रखिए वॉर में एक स्टेज के बाद द वॉर टेक्स ऑन इट्स ओन लाइफ। युद्ध जो होता है ना, वो अपने आप में एक जीवंत चीज बन जाता है जिसमें मौत इन्वॉल्व है, और जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनके हाथ से युद्ध निकल जाता है, और फिर वो देखते रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। हिटलर के साथ यही हुआ था कि जिस तरह उसने सोचा कि सब कुछ, द वर्ल्ड इज माय ओस्टर, तो उल्टा ही हो गया, उसी का पॉल बन गया बर्लिन के बंकर में। या फिर इवेंट से फोर्स हो जाता है। एस्केलेशन जो होता है ना, मतलब चीजें गहन होती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, छोटे छोटे सिग्नल, वार्निंग या लिमिटेड मूव से आता है और एकदम बिगड़ जाती है बात। एस्केलेशन हमेशा युद्ध में नहीं होता है। एक्चुअली एस्केलेशन है ना, दबाव दबाव बनाओ। तो सवाल एक है कि अगले स्टेप पे किसका कंट्रोल है। तो ऐसे इसको आप बहुत खूबसूरत ग्राफिक के जरिए देखिए और समझिए। ये एक सीढ़ी है भैया, एस्केलेशन लैडर हम कह सकते हैं, और एक एक स्टेप पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाओ, मिलिट्री प्रेशर बनाओ, इकोनॉमिक प्रेशर बनाओ, साइबर प्रेशर बनाओ, हैकिंग करके साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाओ। अब आप ध्यान से देखिए, ईरान पे अचानक तो 28 फरवरी को युद्ध किया नहीं। बेन्यामिन नेतन्याहू तो उसके 25 साल पहले से बोलता आ रहा है कि 15 दिन में ईरान के पास, 150 दिन में ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा। 25 साल से बोल रहा है, और ऐसा करके उसने उसका माइंड गेम पूरा बनाया। हर टॉक में, हर जगह नेतन्याहू यही बोलता रहा, और फाइनली 11-12 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप को मना लिया कि नहीं, हमला करना ही चाहिए। मतलब अब आप ये लैडर की लास्ट स्टेप पे जाने को तैयार हो गए हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कंट्रोल करोगे। हालांकि आप डी एस्केलेट करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि ईरान ने झुकने से मना कर दिया, आपका खेल बिगड़ गया। तो हमेशा याद रखिए, जो भी व्यक्ति एस्केलेशन के सूत्र अपने हाथ में रखता है, सिर्फ एक हद तक, उसके बाद उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। और अगर पिछले 4-4.5 साल के विश्व की घटनाओं से यह सबक हम आज नहीं लेने को तैयार हैं, तो फिर अगले युद्ध में हमें यही सबक फिर से परोसे जाएंगे। तो एज आई सेड, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर, and it is almost impossible to conclude a war on your own terms, because the war becomes a beast in itself and it starts running itself, और इतने फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट बन जाता है, और कुछ का कुछ होने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो मैंने अभी 2 टर्म्स यूज किए थे, डोमिनो इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर आपने कभी इनके बारे में सुना है, वैसे तो मैं इनके बारे में इसी सीरीज में ही पढ़ा चुका हूं पहले, तो कमेंट थ्रेड में जरूर अपने विचार प्यारे प्यारे शब्दों में रखिए, हमें अच्छा लगता है। तो यहां तक क्लियर हो गया एस्केलेशन का। अब ये जो सीढ़ी होती है ना, इसको लैडर कहते हैं, एस्केलेशन लैडर। तो एस्केलेशन लैडर क्या दिखाएगा? एस्केलेशन लैडर एक बहुत ही सरल अवधारणा है दोस्तों। कैसे धीरे धीरे निचली पायदानों से मध्यम पायदानों तक और फिर ऊपरी पायदानों तक आप चीजों को और गंभीर, अति गंभीर बनते बनते देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, निंदा, कड़ी निंदा, अत्यंत कड़ी निंदा, ये वही है निंदा, कड़ी निंदा, अत्यंत कड़ी निंदा। तो आप लोअर रंग पे हैं, फिर आप मिडिल रंग पे आए, फिर आप एकदम हायर अपर रंग पर चले गए। इस एस्केलेशन लैडर में नेचुरली जोखिम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, अमेरिका के मिसाइल्स खत्म हो गए, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पेट्रियट वगैरह काम नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका में जो बेसिक बारूद और सामान होता है उसकी कमी हो गई। देखिए, आपका जीडीपी होगा 30-35 ट्रिलियन डॉलर, आपका डेट होगा $40 ट्रिलियन, आप होंगे एआई के फन्ने खां,
अरे इस रियल वर्ल्ड में असली माल लगता है लड़ने के लिए, और वो असली लोग असली फैक्ट्री में असली मशीनों पे बनाते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। इवन द फैटेस्ट वॉलेट अल्टीमेटली थिन्स आउट। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी कॉस्ट भयंकर बढ़ जाती है। और उससे भी भयानक जो डोनाल्ड ट्रंप अब डिस्कवर कर रहे हैं, सामने चुनाव है, अब समझ ही नहीं आ रहा निकलूं कि और धंस जाऊं दलदल में। ईरान इस बात को जानता है, वो धंसाते जा रहा है अमेरिका को। और बिल्कुल यही खेल यूक्रेन और रूस के बीच हो गया। रूस 8 दिन का एडवेंचर करने गया था, यूक्रेन ने उसको कस के पकड़ लिया कि नाउ यू जस्ट कैंट लीव, और मेरा तो नुकसान हो गई लेकिन तुमको तो मैं बर्बाद ही कर दूंगा। 4.5 साल हो गए। हो सकता है अंततः रूस जीत जाए। आई कैन अश्योर यू, पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे फंसूंगा इसमें जाके। ये होता है एस्केलेशन लैडर में, जब आप ये सोचते हैं कि सब मेरे कंट्रोल में होगा। विश्व के इतिहास में एक भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ, मेजर युद्ध की बात कर रहा हूं, जहां युद्ध शुरू करने वालों का गुमान अंतिम दिन तक बना रहा। कभी नहीं होता ऐसा। तो लोअर, मिडिल और हायर रंग होते हैं। लोअर रंग पे क्या होता है बेटा? ये प्रोटेस्ट है, आपने सैंक्शन इन्हें लगा दिया ना ईरान के ऊपर, इतने सारे रूस पे लगा दिए, वार्निंग दे दी, मोबिलाइजेशन कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोलते थे ना, आई एम गोइंग टू ब्रिंग हेल अपॉन ईरान, आई एम गोइंग टू पुट ऑल माय मिलिटरी देयर। डरा रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेज दिए। ईरान ने कहा आओ आओ कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो, जितनी इच्छा है सब कर लो। फिर एक ड्रोन भेजा तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर भाग गया, क्योंकि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हवा में उड़ता हुआ दिखेगा बम से लपटों के साथ, तो अमेरिका की पूरी चौधराहट खत्म होगी। इसलिए उनको वहां से भगाने पड़ गए, एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत दूर। तो इनफैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का भी एज धीरे धीरे समाप्ति की हो रही है। आप एग्री करते हैं क्या? मिडिल रंग में थोड़ी बहुत स्ट्राइक कर दी, ब्लॉकेड लगा दिए, प्रॉक्सी अटैक करवा दिए, और फाइनली तो सीधा युद्ध होता है। देखिए, सन 2005-2010 तक दुनिया में एक एग्रीमेंट हो गया था, पता है क्या? कि अब डायरेक्ट वॉर्स नहीं होंगे। ऑलमोस्ट सारे लोग मान बैठे थे। ठीक है, अफगानिस्तान पे हमला था, ठीक है, इराक पे हमला कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद लोगों ने मोटे तौर पर यह मान लिया था कि ठीक है, छोटी मोटी झड़पें होती रहेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अमेरिका पूरे अपने लाव लश्कर के साथ जाके भिड़ जाएगा किसी से। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोग ऐसा क्यों बोलते थे? पहला कारण था ग्लोबलाइजेशन। विश्व में अगर आर्थिक वैश्वीकरण है तो वो सिर्फ एक शब्द पे टिका हुआ था, पीस, यानी शांति। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते ही क्या बोला? मुझे तो WTO चाहिए ही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने उसको खोखला कर दिया, उसके DSM को बैठा के, कि उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट ही बंद करवा दी। तो वो खत्म ही हो गया WTO प्रैक्टिकली। और उसके बाद उन्होंने यहां वहां हमले करने शुरू कर दिए। तो इस तरह से एस्केलेशन लैडर पर लगातार चढ़ते 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 ट्रंप ऊपर तक गए, और अब उतरने के रास्ते ही नहीं दिख रहे हो। ईरान इस बात को जानता है, उसने उनको वहां फंसा दिया है। डेटरेंस बहुत बहुत क्रूशल कॉन्सेप्ट, इसी के आसपास भारत की पूरी परमाणु नीति बनी हुई है। डेटरेंस का बहुत सिंपल मतलब है प्रिवेंटिंग एक्शन थ्रू फियर ऑफ कॉस्ट। तुमने अगर मुझ पे हमला किया तो ये मेरे 150 परमाणु बम देख रहे हो, ये तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। तो तुम मुझ पे हमला करने की तो बेटा सोचना भी मत। दिस इज डेटरेंस। अच्छा, तुम समुद्र के जरिए हमला करोगे, मेरी सबमरीन्स हैं वहां पे, हम तुमको वहीं देख लेंगे, उड़ा देंगे। मेरे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, एयर, लैंड, वाटर। ये सारा जो प्लानिंग होता है इसको डेटरेंस कहते हैं, कि सामने वाले को अपनी ताकत दिखा के कुछ भी गलत करने से वहीं के वहीं रोक दिया जाए। और इसके लिए आप खुल के बोल भी सकते हैं, आप छोटी छोटी खबरें लीक करवा सकते हैं अगले को डराने के लिए, और अल्टीमेटली हवाबाजी से काम नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले की क्षमता क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, और उसका संवाद कैसा है, इससे तय होता है कि डेटरेंस होगा या नहीं होगा। अब इसमें बहुत गजब का खेल चल रहा है। रूस के पास 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो वो तो अल्टीमेट डेटरेंस है। लेकिन यूक्रेन तो रूस में अंदर तक ड्रोन भेज रहा है, तो क्या यूक्रेन को डर नहीं लगता? यूक्रेन को यह विश्वास है
कि इस एस्केलेशन लैडर की आखिरी पायदान पर रूस कभी नहीं जाएगा। आखिरी पायदान यानी क्या? न्यूक्लियर वॉर। तो रूस के पास सबसे भीमकाय डेटरेंस होते हुए भी वो यूक्रेन के साथ उलझा पड़ा है 4.5 साल से, क्योंकि यूक्रेन को यह विश्वास है कि रूस कभी भी अंतिम कदम लेगा ही नहीं, क्योंकि उसे खुद बर्बाद नहीं होना है। तो यूक्रेन उसके मजे लिए जा रहा है, अंदर अंदर 2-2 हजार किलोमीटर दूर जाके वार कर रहा है। हाँ, रूस भी पलट वार करके बहुत नुकसान पहुंचा ही चुका है, ब्लैक सी के पोर्ट्स खत्म ही हो जाएंगे, वो सब अलग है। तो कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और कम्युनिकेशन, और अगर वीक डेटरेंस है तो सामने वाला फिर आपको टेस्ट करने आ जाता है कि चलो एक बार इसके किले में सेंध तो लगा के देखें तो सही होता क्या है। अब अगर उस वक्त आपके किले में उसने सफलतापूर्वक सेंध लगा दी, उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। जब यूक्रेन पे रूस ने धावा बोला और अंदर तक घुसा और यूक्रेन के 6 करोड़ लोगों ने बोला हम लड़ेंगे, पूरे देश ने एक साथ, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव का अपना ऑफिस छोड़ के जाने से मना कर दिया, उसी दिन यह तय हो गया था कि पुतिन जीत नहीं पाएंगे, मतलब बरसों निकल जाएंगे। और यह बात फरवरी 2022, मार्च 2022 में मैंने कही थी। तब जनरल माहौल यह था कि अरे क्या यूक्रेन, क्या बजा रहे, कल सुबह 4.5 साल हो गए। सेम विथ ईरान, 28 फरवरी 2026 को जब विनाश हो गया वहां पे, तब अरे ये तो अभी गया, बिल्कुल जा सकता था। लेकिन 8 और 9 मार्च को इस साल ये साफ था कि फंस गए दोनों के दोनों, इजराइल और अमेरिका, क्योंकि वो तो लड़ने को तैयार हो गया। ये खेल होता है जब आप सामने वाले का डेटरेंस चेक करने घुसते हो और वो फिर आपको दबोच लेता है कि बेटा ठीक है तू आ गया है, चलो अब तो युद्ध होगा, अब चल कर, तेरे को जो करना है तू कर। कंपेलेंस का मतलब होता है कि आप अपने अपोनेंट को कुछ करने के लिए मजबूर करो। आप समझ रहे हैं? डेटरेंस क्या कहता है? देख बेटा तूने अगर कुछ किया, ये है 150 बम मेरे पास, बोल करना है, तो वो कुछ नहीं करेगा। कंपेलेंस का मतलब है कि आप कुछ ऐसा करो कि सामने वाला कुछ एक्शन ले। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि डरा धमका के बम गिरा के हॉर्मुज को खुलवा लो, कंपेल कर दो, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई छोटा दुश्मन होता, शत्रु देश, तो वो कर भी देता। तो कंपेलेंस ये बोलता है चेंज योर बिहेवियर, डेटरेंस बोलता है देख ले बेटा डू नॉट एक्ट अदरवाइज। और कंपेलेंस हमेशा डेटरेंस से ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आपको सामने वाले से कुछ करवाना है। डेटरेंस में आपको उससे कुछ नहीं करवाना है। कुछ नहीं करना, कुछ करने से 100 गुना आसान होता है। और यह बात वॉर आफ्टर वॉर साबित होती जा रही है कि सामने वाला अगर मेंटली टफ हो गया है तो आप कंपेल कर नहीं पाते हो। आप बात समझ रहे हैं? अब ईरान में क्या हुआ? फेल्ड कंपेलेंस हो गया ना, तो दोनों के दोनों एस्केलेशन लैडर में ऊपर चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि द कंपेलेंस हैज फेल्ड। दोस्तों, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स अगर आपको पता होते हैं तो किसी भी वॉर का एनालिसिस बहुत अच्छे से होता है, किसी भी ग्लोबल अफेयर का। अगर ये पता नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? आज उसने 4 बम मार दिए, और बाप रे इसके 30 लोग, आज है ना वहां घुस गया वो, उसने कहा ड्रोन यहां घुसेड़। ये बचकानी बातें हैं सारी। आपको उसको फ्रेमवर्क बना के देखना चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डीप और मैच्योर होती है। हमारी सीरीज में पहले दिन से हमारा प्रयास आपके लिए यही रहा है। तो क्या आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है? मैं इसमें कुछ बदलाव करूं? हमें फीडबैक दीजिए। क्या इस सीरीज में कोई बदलाव की आवश्यकता है? लिखिए बिंदास कमेंट में, हम करेंगे बदलाव अगर आपको लगता है कि उससे ये सीरीज को और बेहतर बनाया जा सकता है। ब्रिंकमैनशिप, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल ट्रेडमार्क है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है एकदम खतरे तक लेके जाना, ताकि अपोनेंट पे बहुत भयंकर प्रेशर बने, डराओ 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 डराओ, और एकदम से पीछे हट जाना। खूब प्रेशर क्रिएट करना और फिर एकदम से पीछे हट जाना, ताकि अपोनेंट इज फोर्स टू ब्लिंक फर्स्ट। ऑलमोस्ट हर 7 दिन में, मार्च से लेके अभी तक अगस्त तक, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि कल तो मैं ईरान को उड़ाई दूंगा, समोसे तल दूंगा उसके, तो निगल जाऊंगा उसको, तो सभ्यता का विनाश कर दूंगा, वहां की सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, और फिर एकदम से क्लाइम डाउन कर जाते हैं। दिस इज ब्रिंकमैनशिप। इतना हो गया है कि अब उसकी कॉमेडी बन चुकी है। लेकिन सीरियस जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ब्रिंकमैनशिप बहुत खतरनाक ढंग से खेलते हैं।
ताइवान के केस में चाइना धीरे धीरे ब्रिंक पे शिफ्ट कर रहा है, वो एक बहुत जबरदस्त फ्रीयर का माहौल क्रिएट करता चला जा रहा है। अब यदि ताइवान को चाइना से होने वाली रिस्क्स बिलीवेबल लग रही हैं, तो ताइवान कैन ब्लिंक एंड ताइवान कैन से ओके आई एम विलिंग टू रीयूनाइट। लेकिन अगर ताइवान ने बोला कि आई एम विलिंग टू ईट द पॉइजन पिल, आओ तुम आओ, हम भी मरेंगे बेटा, तुम तो बर्बादी हो जाओगे, आओ तो सही तुम, उस केस में ब्रिंकमैनशिप के परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर उसको खत्म शी जिनपिंग की तरफ से नहीं किया गया। और सिग्नल रीडिंग और मिस रीडिंग का खेल होता है ब्रिंकमैनशिप, समझ में आया आपको? एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब यह होता है कि जब ये सारी दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, बोल बच्चन चल रहा है, तो क्या कोई एक पक्ष एवरी हायर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर रहा है? अगर वो इतना डोमिनेंट है तो वो अपोनेंट को आउट मैच करेगा। 100% इसका इनाम ईरान को जाता है और यूक्रेन को जाता है। दे हैव मैनेज्ड एस्केलेशन डोमिनेंस थ्रू एंड थ्रू। जितना कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है पूरी तरह अपर हैंड ईरान का हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा, और जैसा चाहे वैसा खेल खेलता जा रहा है एट अ ग्रेट कॉस्ट। वो खुद अंदर से बहुत बर्बाद हो रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसी भयानक शक्तियों के सामने कोई खड़ा भी रह पाएगा? किसी ने सोचा था? इसीलिए तो पूरी टेक्टोनिक शिफ्ट हो गई ना, इसीलिए तो जियोपॉलिटिक्स पूरा बदल गया ना, इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड का अप्रोच ही बदल गया है और ग्लोबल अफेयर ही बदल गए, क्योंकि वो एक देश ने झुकने से मना कर दिया और एस्केलेशन डोमिनेशन अपने हाथ में ले लिया। इसमें सारी चीजें हो सकती हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक, न्यूक्लियर, पॉलिटिकल। ईरान क्योंकि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत चैलेंज रहा पिछले 30 सालों में सैंक्शंस की वजह से, तो उसके पास वो इकोनॉमिक तो है नहीं एंगल, लेकिन बाकी तो सारे हैं। आप समझ रहे हैं? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। तो ये होता है एस्केलेशन डोमिनेंस। और डी एस्केलेशन का मतलब आप लैडर पे नीचे उतर गए, लेकिन आपने सरेंडर नहीं किया। आप सीज फायर, बैक चैनल, पॉज, फेस सेविंग एग्जिट, इसी की तलाश में डोनाल्ड ट्रंप भटक रहे हैं अप्रैल से, और उनको वो फेस सेविंग एग्जिट मिल ही नहीं रहा है जो वो अपने घर अमेरिका में अपने मागा कैंप को सेल कर सकें। और अगर ये फेस सेविंग एग्जिट मिल जाता ना, तो डोनाल्ड ट्रंप कब के छोड़ छाड़ के निकल गए होते। छोड़ आए हम वो गलियां, लेकिन पकड़ लिया ईरान ने कि नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं डी एस्केलेशन का तुमको मौका। और इस ह्यूमिलिएशन की वजह से डी एस्केलेशन वहां पुतिन के लिए मुश्किल हो गया है, यहां ट्रंप के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन इवेंचुअली तो कहीं खत्म करना ही पड़ेगा ना। आप कितना भी बड़ा देश हो, वॉर को परमानेंट थोड़ी बना सकते हो। यूरोप 30 साल युद्ध में 16वीं 17वीं सदियों में घुसा पड़ा था। फाइनली क्या हुआ? उनको अल्टीमेटली एक ट्रीटी करनी पड़ी, और उस ट्रीटी में सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। क्या नाम था उस ट्रीटी का बताइए, मैं कई बार बता चुका हूं इस सीरीज में, और उसी पे आज की पूरी दुनिया बनी हुई है, जो आज से 300 साल पहले एक ट्रीटी यूरोप के सारे देशों ने, किंगडम्स ने आपस में की थी। क्योंकि युद्ध करते करते वो इतने थक गए, उनको समझ में आ गया यार ये हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू रियली सिट डाउन एंड हैमर आउट अ ट्रीटी, एंड दैट ट्रीटी हैज हेल्ड ब्रॉडली, एक्सेप्ट वेनेजुला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेना, ग्रीनलैंड मुझे दे दो बोला, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से उसका नाम है वेस्टफेलियन ट्रीटी। आज के दुनिया के सॉवरेन स्टेट उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो यूरोप से निकला है। तो ये है डी एस्केलेशन की कहानी। तो साथियों, इसी के साथ आज का हमारा ये पूरा सेशन संपन्न हुआ। कैसा लगा? मजा आया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क? फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज्वाइन करें कोई ना कोई लेवल, और एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस लगातार प्राप्त करें। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि मेरा हिस्ट्री का कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स बनता जा रहा है, बहुत शानदार कोर्स होगा, और मैं इसी महीने के एंड तक अनाउंस कर दूंगा, आप एनरोल कर सकते हैं। इट विल बी फॉर ऑल हिस्ट्री एमेटर्स, इट इज नॉट फॉर हिस्ट्री प्रोफेशनल्स, इट इज नॉट फॉर एनी एग्जाम। उसमें पूरे दिल से हमने वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री के सेशंस बनाए हैं, और गजब से आप बिल्कुल गहराई में कूद के उसको पढ़ो और उसका पूरा रसास्वादन करो, इस हिसाब से मैंने वो कोर्स बनाया है। बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट होगा और आपको वो कोर्स बहुत अच्छा भी लगेगा। साइट देखिए ग्लोबल अफेयर्स की, अच्छे से सब कुछ पढ़िए। इसी के साथ एस्केलेशन डेसिफर्ड को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।